पॉलिसी हैं वही गलत बना रहे हैं। हमें एक इशू की इंटेंसिटी का ही अंदाजा नहीं है। हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इश्यूज की नौयत का, नेचर का, इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं, इसलिए जो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं वो ठीक नहीं है, फ्लॉड है। कैसे? अगर मैं कहूं कि जरा बात, ये एग्जांपल गौर से सुनिएगा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें पाकिस्तान की 45% पॉपुलेशन जो है ना वो एम्प्लॉयड है, नौकरियां करते हैं, अपनी इनपुट देते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में 45% पाकिस्तान की आवाम अपनी इनपुट देती है, नौकरियां करती है, और इन रिटर्न एग्रीकल्चर सेक्टर मुल्क को रेवेन्यू कितना कमा के देता है? सिर्फ 10 से 12% आपकी टोटल नेशनल इनकम का। आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो सिर्फ 10 से 12 रुपए आप एग्रीकल्चर सेक्टर से कमा रहे हैं। मतलब आप 45% अपनी इनपुट दे रहे हैं और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? 10 से 12%। दूसरी जगह इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यहां आप 19% अपनी इनपुट दे रहे हैं, 19%, 19% लोग पाकिस्तान के एम्प्लॉयड हैं इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इन रिटर्न आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर पैसा कितना कमा के दे रहा है? 30%। एक जगह आप 45% इनपुट देने के बाद आप सिर्फ 10 से 12% रेवेन्यू कमा रहे हैं। एक जगह आप 19% रेवेन्यू, 19% इनपुट देने के साथ 30% रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो एक इंसानी अकल क्या कहती है, कॉमन सेंस क्या कहती है कि आपको फोकस किस सेक्टर पे करना चाहिए? किस पे करना चाहिए जी? एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करना चाहिए ना। तो आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं, आपके पॉलिसी मेकर आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी, और वे एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं। उन्हें इश्यूज की नौयत का अंदाजा नहीं। ये फ्लॉज हैं। दूसरा मसला यह है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आती है, दूसरी गवर्नमेंट आकर उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को खत्म करती है, अपना इकोनॉमिक मॉडल ले आती है। अयूब खान ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, अयूब खान ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, अयूब खान ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया मुल्क के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट किया अयूब खान ने, मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए, ट्यूबवेल्स इंट्रोड्यूस करवाए। उससे मुल्क तरक्की करना शुरू हो गया। अयूब खान गया, उसके बाद भुट्टो इख्तियार में आया, भुट्टो ने सारी की सारी अयूब खान की पॉलिसीज को खत्म किया, अपना एक मॉडल ले आया नेशनलाइजेशन का। भुट्टो गया, जिया आया, जिया ने उसका मॉडल खत्म कर दिया। जिया गया, बेनजीर आई, बेनजीर अपना इकोनॉमिक मॉडल ले आई, नवाज शरीफ अपना ले आया, फिर बेनजीर अपना, फिर नवाज शरीफ अपना, फिर मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया, कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल, नई इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी। वो गया, पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी ने कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल को खत्म किया, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज ले आई। पीपल्स पार्टी गई, नवाज शरीफ आ गया 2013 में, वो अपना मॉडल ले आया, क्रॉनी कैपिटलिज्म। नवाज शरीफ गया, इमरान खान आया, इमरान खान ने नवाज शरीफ की पॉलिसीज को खत्म किया, अपना एक मॉडल ले आया। तो क्या कर रहे हैं? आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है, आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर फ्लॉज है, कंसिस्टेंसीज नहीं है। जब आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या हो रहा है? आप अपने सही तरह से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव ही नहीं कर पा रहे। तीसरा मसला पाकिस्तान का क्या है? सब्सिडाइजेशन ऑफ फ्लॉड प्रोजेक्ट्स, जिसकी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को सब्सिडाइज कर रही है जो गवर्नमेंट को पैसा नहीं कमा के दे रही। गवर्नमेंट मेट्रो ऑरेंज लाइन को सब्सिडीज दे रही है। मेट्रो या ऑरेंज लाइन तो आपको पैसा नहीं कमा के दे सकती। आपको सब्सिडी देनी चाहिए थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहते हैं कि जनाब
हम आपकी गैस और बिजली की प्राइसेस को 70% ऑफ कर रहे हैं, आपको सिर्फ 30% बिजली के बिल देना पड़ेंगे, 70% बिजली सस्ती उनकी कर दें कि वो सस्ती चीज प्रोड्यूस करें, बाहर के मुल्कों में बेचें, मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आए। ये है सब्सिडाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स। इनको सब्सिडाइज करके कल को हुकूमत पैसा कमा सकती है। चौथा मसला है पाकिस्तान का, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इसलिए खसारे में जा रही हैं क्योंकि उनको टेक्नोक्रेट्स नहीं चला रहे हैं, उनको मिनिस्टर्स चला रहे हैं, उनको मिलिट्री के जर्नैल चला रहे हैं, उनको ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। एक सीएसएस का इम्तिहान पास करके आप एक ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं चला सकते, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को तो नहीं पता आपको आपकी वो एक्सपर्टीज नहीं है। शेख रशीद को पता है कि रेलवे कैसे चलानी है, क्या एक्सपर्टीज है उसकी? इससे पहले साद रफीक था, उसकी क्या एक्सपर्टीज थी? ये पॉलिटिशियंस अदारों को तबाह करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स तबाह करते हैं, जर्नैल तबाह करते हैं अदारों को, इन्हें पता ही नहीं होता अदारे कैसे चलाने। वापडा का चेयरमैन, स्टील मिल का चेयरमैन, पीआईए का चेयरमैन, सारे आपके आर्म फोर्सेस लोग बैठे हैं। अब ये मिनिस्टर्स आके क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल बेसिस पे रिक्रूटमेंट्स करते हैं। पीपल्स पार्टी आई, पीआईए में लेट्स सपोज 1000 शख्स की जो है ना वो कैपेसिटी थी, ये पीआईए अदारा 1000 या 1000 लगा लें, लेट्स सपोज 1000 शख्स की कैपेसिटी है इसमें, इससे ज्यादा ये अकोमोडेट नहीं कर सकती, तनख्वाहें बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी ने अपने जियालों को जिन्होंने वोट किया था 5000 जियाले उसमें रिक्रूट कर दिए। एक अदारे में कैपेसिटी ही 1000 लोगों को अकोमोडेट करने की है, आपने उसमें 5000 बंदा रिक्रूट कर दिया, उसको वहां से तनख्वाहें दे रहे हैं, तो उसके खसारे में जाना। ऐसे तबाह किए इंस्टीट्यूशंस आपके पॉलिटिकल, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक लीडर ने। अभी शेख रशीद का स्कैंडल आया था अभी 1-2 महीने पहले, रेलवे में सरकारी रिक्रूटमेंट्स आई, भर्तियां आई, अब कोई पीपीएससी इम्तिहान नहीं लेगा, एनटीएस इम्तिहान नहीं लेगा, एफपीएससी इम्तिहान नहीं लेगा, कुरानंदाजी होगी, पर्चियां डलेंगी, जिसका नाम निकल आया उसकी सरकारी नौकरी निकल जाएगी। ये कंपिटेंस है आपकी। मकसद क्या है? अपने पॉलिटिकल जो अपने एरिया के उनको अकोमोडेट करना। इनकी चैट कर दें जी, एवरीवन वाली, ये कर सकते हैं बात, लेकिन आपस में नहीं बात करनी। क्वेश्चन जो आपने पूछना वो सब लोगों के सामने पूछे ताकि सबको पता हो, वो भी सीख सकें उससे। ठीक है जी। तो इस तरह से, और फिर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ना होना, इनोवेशन का ना होना, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसकी वजह से आपके मसाइल आ रहे हैं। इम्पैक्ट्स की अगर बात करें तो इम्पैक्ट्स तो बहुत जनरल होते हैं हमेशा, हर चीज के एक इशू होता है उसके बड़े जनरल इम्पैक्ट्स होते हैं। हमेशा इम्पैक्ट्स को देखते हैं सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल डोमेन से। अब आप अगर बात करें कि इकोनॉमी के इम्पैक्ट्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है। करप्शन कॉज भी है, इम्पैक्ट भी है। फर्स्ट कॉज कौन सा था जी? फर्स्ट कॉज था कि आप गलत पॉलिसीज बना रहे हैं, आपको पॉलिसीज की नौयत का अंदाजा नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, फिर आपकी सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फेयर नहीं है। ये सारे इम्पैक्ट्स बहुत जनरल होते हैं, ये आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, इसमें ऐसा मेरे बताने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेक्निकल बात है आपको बताने वाली। आपके मुल्क में इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। हल क्या है? हल क्या है? सबसे पहला हल तो ये है कि आप एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर अपने टैक्सेशन सिस्टम को सबसे पहले बेहतर करें। अब आप पूछ रहे थे कि जी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सवाल आया था ना जब मैं टैक्स का बता रहा था, और जब मैंने कहा था कि ये हमारी सोसाइटी का फ्लॉ है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जी,
गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी कारोबार हैं, लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है, वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मैं आगे लोगों को चीजें बेचता हूं और लोगों से चीजें पीछे से खरीदता भी हूं। मैं जब अपने सप्लायर से कोई चीज खरीदूंगा तो गवर्नमेंट कहती है कि अब ऑब्लिगेशन है बायर और सप्लायर दोनों पे कि जो इनके दरमियान ट्रांजैक्शन होगी वो आईडी कार्ड पे होगी। मैं अपने सप्लायर को फोन करता हूं कि जी मुझे 2 लाख का स्टॉक भेज दे, पहले वो भेज देता था और मैं हवाला सिस्टम के थ्रू उसे कैश भेज देता था। अब क्या होगा, गवर्नमेंट श्योर करने के लिए कि इनकी ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू हो या ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हो, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एक खरीदार है और जो एक बेचने वाला है उसके दरमियान जो ट्रांजैक्शन होगी वो खरीदार के आईडी कार्ड पे होगी। लेट सपोज अगर मैंने आप में से किसी से कोई चीज खरीदनी है तो मैं अपना आईडी कार्ड उसको दूंगा, वो मुझे उसके ऊपर एक बिल बना के देगा और आईडी कार्ड, उस बिल पे मेरा आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी। अब वो जो ट्रांजैक्शन हुई है उस आईडी कार्ड के ऊपर, उस आईडी कार्ड को लिंक कर दिया गया एफबीआर के साथ। जो ट्रांजैक्शन होगी वो एफबीआर के पास डायरेक्टली रिकॉर्ड जाएगा और एफबीआर उससे जो है आप पता चल जाएगा उसको कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। इसको इंश्योर कैसे किया जाएगा? यही तो असल मसला है कि हम तो क्या काम ही कैश पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, हर साल जो मेरा सप्लायर है जो मुझे चीज बेच रहा है उसका ऑडिट जाके करेगी कि दिखाएं जनाब आपने साल में किस किस शख्स को क्या क्या चीज बेची है। उस ऑडिट में उस शख्स ने जिस जिसको जो जो चीज बेची होगी साथ उसके आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन भी होगी बायर की। अगर आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उसका कारोबार सील कर दिया जाएगा सप्लायर का, और अगर होगी उसकी आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट एफबीआर उस आईडी कार्ड को डालेगी और वो यहां ये ट्रांजैक्शन हुई है और क्या डेटा एफबीआर का इसका रिकॉर्ड है या नहीं। उससे गवर्नमेंट इंश्योर कर लेगी कि जी बिल्कुल ये जो पूरा रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हुई हैं और इसका डेटा एफबीआर के ऊपर है और एफबीआर उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगा देगा और वो ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट की स्क्रूटनी के अंदर होंगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था। जैसे लिया पिछले साल पूरे मुल्क में ताजर कम्युनिटी ने हड़ताल कर दी और वो सड़कों पर आ गए कि जी इमरान खान तो ये है, इमरान खान वो है, इमरान खान हमारे हक में डाका डाल रहा है। अब आप इसमें बताएं कि इमरान खान की जगह कोई भी गवर्नमेंट आ जाए जिसको आईएमएफ ने कहा है कि आपने एक साल में 5500 बिलियन रुपीज इकट्ठा करना टैक्सेस से, तो वो क्या करेगी? वो क्या कैसे इनिशिएटिव लेगी? और इसमें क्या बुरा इनिशिएटिव है? इमरान खान अनडॉक्यूमेंटेड इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी बना रहा है। चीखें क्यों निकल रही हैं? चीखें इस वजह से निकल रही है कि हमें डाके डालने की आदत है, शुरू से हम चोर हैं। हम करोड़ों रुपया कमाते हैं और टैक्स हम हजारों में देते हैं, वो भी नहीं देते। अब इमरान खान इंश्योर कर रहा है इस चीज को कि जो जो ट्रांजैक्शन होगी हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स पड़ेगा आपको। अब लोगों की चीखें निकल रही क्योंकि इनको आदत नहीं थी टैक्स देने की, अब टैक्स देना पड़ रहा है। अवाम सारी सड़कों पर थी, बरादरान हम जी कारोबार चलने देंगे, तो गवर्नमेंट को मजबूरन स्टेप बैक करना पड़ा इस इनिशिएटिव से। अब आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में फ्लॉज है या हम एज एन अवाम चेंज होने को तैयार नहीं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में आज जितने भी मसाइल चल रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं, हम दूसरे को चेंज करने का भी तैयार है, हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं। हमारे एंड से फ्लॉज। दानियाल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए। ठीक है, ये मसाइल हैं हमारे कि हम खुद चेंज होने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दी, अब कौन रेजिस्ट कर रहा है? लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उस पॉलिसी को। तो इसका यही हल है कि आप
टैक्सेशन के निजाम को बेहतर करने के लिए आप जो है इस तरह के इनिशिएटिव लें, इससे आपकी इकोनॉमी भी फॉर्मल होगी, डॉक्यूमेंट होगी, ठीक है। और ये सारे, दूसरा ये कि के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का निजाम लेके आए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, निचले लेवल तक पावर डिवॉल्व करें। मुशर्रफ ने यही तो किया था, लोकल गवर्नमेंट जो है उसने बना दी, निचले लेवल तक लोगों को इख्तियारात दे दिए, इलेक्ट किया लोगों को लोकल लेवल पर, और उनको कहा कि आप लोग अपने आवाम से टैक्स इकट्ठा करें। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, तहसील गवर्नमेंट से कहा कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों से टैक्स इकट्ठा करें। फेडरल गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो निचले लेवल तक जाकर टैक्स इकट्ठा करें। लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें तो वो टैक्स इकट्ठा करें। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म, अपनी फाइनेंशियल पावर्स को नीचे तक डिवॉल्व कर देना। Sir, if government gets on board the army in such matters, then such matters will be easier to handle. What is your opinion? देखें, इस मुल्क में सिर्फ ये मसला नहीं है, इस मुल्क में बहुत से और भी मसाइल हैं जिसकी वजह से ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। मिलिट्री के भी तो अपने मसाइल है ना। आज मिलिट्री डंडे के जोर पे अवाम पे इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर दे तो ये भी तो हो सकता है कि अवाम फ्रस्ट्रेट होकर आपके रियासती इदारों के खिलाफ खड़ी हो जाए। मिलिट्री ये भी तो नहीं चाहती कि अवाम हमारे खिलाफ। फिस्कल फेडरलिज्म, गवर्नमेंट जो है ना वो रेजिस्टेंस, ये बात सवाल ये दो तीन ही आ रहे हैं कि अगर प्रेशर ग्रुप्स होंगे, अगर ये रेजिस्टेंस चलती रहेगी तो गवर्नमेंट कैसे इनको कोप अप करेगी। गवर्नमेंट की रिट डिपेंड करता है गवर्नमेंट की गवर्नेंस से। पाकिस्तान के अंदर तो हंग पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के अंदर कमजोर सी गवर्नमेंट है पीटीआई की, दो तीन एमएनए इधर उधर हुए तो गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अपना सर्वाइवल भी तो करना है। गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर ये जो प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर डालेंगे, जैसे डालते हैं कि जी हम कारोबार नहीं मुल्क में चलने देंगे, इनका फायदा अपोजिशन पार्टीज उठाएंगी। और एक टाइम आएगा गवर्नमेंट के खिलाफ पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, गवर्नमेंट को बैकआउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है। यही तो बता रहा हूं कि पाकिस्तान का एक मसला नहीं है, पाकिस्तान के 10,000 मसले हैं। इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप लोगों को अवेयर करें, अवेयरनेस दें उनको कि भाई टैक्स नहीं देंगे तो आप मजीद महंगाई बढ़ती जाएगी। और ये चीज आती है एजुकेशन से। आपकी आवाम में जितनी एजुकेशन होगी, हम तो जाहिल आवाम है, जाहिल लोग हैं हम, तो शऊर ही नहीं है हमारे अंदर। तो अगली बात यह है कि आप स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आपकी जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं उनका हल यही है कि आप उनको प्राइवेटाइज कर दें। ये जो प्राइवेटाइजेशन होती है ना स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की, ये जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, ये जो खसारे में जा रही है, इनके दो हल होते हैं। एक ये कि आप प्रोफेशनल लोग लाकर बिठा दें जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि वो इनको प्रॉफिट में ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बना दें, या इनको प्राइवेटाइज कर दें। और बेहतर हल मेरी नजर में यही है कि आप प्राइवेटाइज कर दें इनको, क्योंकि अब इनके हालात इतने खराब हो चुके हैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के कि आप इनको प्रोफेशनल लोगों के थ्रू चलाने की कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चल सकती। इसका एक ही हल है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन से फायदे क्या होते हैं गवर्नमेंट को? प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा गवर्नमेंट को यह होता है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेटाइज करने का, कि आप जैसे पीआईए 110 अरब का नुकसान कर रही है, हर साल आपको 110 अरब पीआईए पे लगाने पड़ते हैं, अपनी जेब से गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। वो 110 अरब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्टिव रेवेन्यू में भी लगा सकती है। तो गवर्नमेंट सिंपल, कोई इन्वेस्टर आए वो कहे जी मैं पीआईए खरीदना चाहता हूँ, गवर्नमेंट उसको बेचकर जान छुड़वाए अपनी, 110 अरब से जान छूट दी जो हर साल देने पड़ते हैं।
उसका खसारा भुगतना पड़ता है, पहला मसला। दूसरा मसला आपका ऐसे हल हो जाएगा कि वो जो गवर्नमेंट जो शख्स खरीद रहा है वो इसलिए तो नहीं खरीद रहा कि वो 110 अरब अपनी जेब से देगा, वो इसलिए खरीद रहा है कि वो इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बना देगा, उसको सही तरीके से चलाएगा, क्योंकि उसमें उसका अपना इंटरेस्ट है। तो कल को जब वो उसको प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बना देगा तो उसके ऊपर टैक्स दिया करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा। उस कंपनी में लोग कौन काम करेंगे? पाकिस्तानी लोग काम करेंगे, पाकिस्तानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पाकिस्तानी लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर टैक्स देंगे। जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जितने ज्यादा पाकिस्तान के लोग पैसा कमाएंगे, उतने ज्यादा आपके मुल्क में पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी, जिससे आपके मुल्क में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात तो कोई नहीं है। ठीक है जी। तो ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का हल है प्राइवेटाइजेशन। फिर इसके बाद बात करते हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इनका सवाल है कि जी अगेन ऑन प्राइवेटाइजेशन नेशन इज डिवाइडेड। नेशन ना आपके, ये जो लोग कहते हैं ना प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इनके अपने मफादात होते हैं। आप जितनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देखेंगे, पीआईए, रेलवे, वापडा, स्टील मिल, यहां पर यूनियंस बनी हुई हैं, पॉलिटिकल यूनियंस बनी हुई हैं। ये यूनियन कैसे बनी? जब पीपल्स पार्टी ने अपने जालों को रिक्रूट किया, जब पीटीआई ने आके अपने टाइगर्स को रिक्रूट किया, ठीक है, जब पीएमएलएन ने आकर अपने जो लोगों को, वोटर्स को रिक्रूट किया, कंपनसेट किया इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ने, वो कौन लोग थे? वो नाअहल लोग थे जिनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है कोई काम करने की, फारिग है ना। तो उनको कंपनसेट करने के लिए इन स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस में आप लगा देते हैं ऐसे लोगों को। अब काम तो उनको आता नहीं है उसमें करने का, और उनका काम होता भी कोई नहीं है। वो लोग फिर वहां पे सियासत करते हैं, अपने यूनियंस बनाते हैं, अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रांग करते हैं इस तरह की यूनियंस में, और अल्टीमेटली ये यूनियंस बना के उस अदारे की एफिशिएंसी को लूज करते हैं, उस अदारे को काम नहीं करने देते, अपने मुतालबात बनवाते हैं। अब चूंकि उनका कोई काम, क्योंकि उनकी कोई कॉम्पिटेंस नहीं है और उन्होंने सारी जिंदगी बैठकर फारिगी रह के पैसे खाने हैं, तो वो वहां पर ऐसी विशियस एजेंडास पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन हो गई, किसी शख्स ने वो ऑर्गेनाइजेशन खरीद ली, उस शख्स ने तो पैसा कमाना है, वो आकर सबसे पहले ये ऐसे लोगों को निकालेगा। जो काबिल आदमी होता है उसकी हर जगह एक अहमियत होती है। वो प्राइवेट आकर, जो शख्स आकर एक इन्वेस्टर खरीद रहा है, वो एक काबिल आदमी को नहीं निकालेगा, वो इस तरह के जाहिल आदमियों को निकालेगा जो बर्डन थे उसके ऊपर, उस कंपनी पे, जो भी तनख्वाहें भी ले रहे थे और फिर उन्होंने पेंशनें भी लेनी थी। फिर वो लोग जो हैं सड़कों पर निकलते हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन नामंजूर, नामंजूर, हमारे हक पर डाका, हमारे ये डाका, वो डाका। उनके नैरो इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। ये वो लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ खड़े होते हैं। तो समझ आएगी इस चीज की। अच्छा जी, आगे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट क्या है? ये गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया जी 50 लाख घर बना रहे हैं। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी या पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं जो 50 बना सकती है? नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कहती है कि जनाब आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें हाउसिंग इंडस्ट्री में, हम आपको सस्ती जमीन देते हैं, सस्ती लेबर देते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल देते हैं, हम आपको टैक्स एग्जम्पशंस देते हैं, हम आपको हर तरह से फैसिलिटी देते हैं। जो एक घर 1 करोड़ का बना था वो आप 25 लाख में बनाए, 30 लाख में बनाए, हर चीज तो सस्ती कर दी। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही है विद सब्सिडीज।
प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो घर बनाएगा, 50 लाख घर भी बन जाएंगे, वो घर पाकिस्तानी लोग खरीदेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने पैसे कमा लिए, घर भी बन गए, सस्ते लोगों को घर भी मिल गए, काम भी हो गया। अब ये जो घर बनेंगे, जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, ये मोर देन 100 इंडस्ट्रीज इससे लिंक्ड है। आपने घर बनाना है तो आपको क्या चाहिए? आपको ईंटें चाहिए, आपको बजरी चाहिए, आपको रेत चाहिए, आपको आयरन चाहिए, सरिया जिसे कहते हैं, आपको पेंट चाहिए, आपको किचन अप्लायंसेस चाहिए, आपको आपको फर्नीचर चाहिए है, आपको एक छोटे से छोटे कील से, नट से लेकर आपको बड़ी से बड़ी चीज चाहिए। मोर देन 100 इंडस्ट्रीज आर लिंक्ड टू द हाउसिंग इंडस्ट्री। अब आप देखें 50 लाख अगर घर बनते हैं तो कितने बड़े लेवल पर पाकिस्तान में रेवेन्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एक लेवल से लेकर एक मैनेजरियल लेवल तक। हर इंडस्ट्री 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज अपलिफ्ट हो जाएंगी। These are called public-private partnership projects. इन प्रोजेक्ट से मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है मुल्क में पैसा आता है, पैसा सर्कुलेट होता है, मुल्क की जीडीपी ग्रोथ होती है। इसी तरह से हम बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म पोटेंशियल है 40 अरब डॉलर का। पाकिस्तान एक साल में 40 अरब डॉलर कमा सकता है, 40 अरब डॉलर सिर्फ टूरिज्म से एक साल। अगर आप अपनी टूरिज्म पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अगर आप अपनी पॉलिसीज बेहतर कर रहे हैं, जो कि अभी इस गवर्नमेंट ने किए भी, आके कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, इन्होंने 165-170 मुल्कों को जो है वो ऑनलाइन वीजा, ई वीजा सर्विसेज दे दी हैं। कुछ मुल्कों को जो है विदाउट वीजा अलाउ कर दिया कि आप पाकिस्तान आ सकते हैं, ठीक है, ऑन अराइवल वीजा सर्विसेज दे दी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज को बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक साल में 40 अरब डॉलर का पोटेंशियल है। आपके पास तो अभी 2 से 3 अरब डॉलर भी नहीं है मुल्क चलाने के लिए, आपने IMF से कर्जे पकड़े हुए। एक टूरिज्म इंडस्ट्री आपके पूरे मुल्क को खड़ा कर सकती है। तो टूरिज्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें, अपनी पॉलिसीज जो है वो बनाएं जो आपको कंपनसेट करें, प्रमोट करें टूरिज्म को पाकिस्तान में। इसके साथ साथ आपके CPEC प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आपने CPEC में चाइना से मजीद आप जो है बात करें कंपनसेशंस में। आपने सेकंड फेज में बहुत सी कंपनसेशंस दी हैं। आपके ये CPEC प्रोजेक्ट्स, और ये सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स थे इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे थे। आपने सेकंड फेज के अंदर मजीद कुछ प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए। आपने चाइना से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रोबोट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया। चाइना अब आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप अपने लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको स्किल सिखाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। चाइना आपके मुल्क में टेक्निकल स्कूल्स खोल रहा है जहां पे वो टेक्निकल स्किल सिखाएगा आपकी लेबर को। स्किल डेवलपमेंट पे बात हो रही है, सोशल डेवलपमेंट पे बात हो रही है। खवातीन को डिजिटल स्किल सिखाने के लिए टेक्निकल स्कूल्स खोले जा रहे हैं। तो आपने CPEC के अंदर सोशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए इनिशिएटिव किए, लेना स्टार्ट किए। आपने दयामीर भाषा डैम चंदा से पैसे इकट्ठे करके बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बना। 1400 अरब रुपया चाहिए, आपसे सिर्फ 10 अरब इकट्ठा हुआ। लोगों ने जो अपने फंड्स दिए उसके लिए। आपने CPEC के अंदर चाइना से कहा जी बना दे। चाइना आज दयामीर भाषा डैम बना रहा है आपको CPEC के अंदर। इसी तरह से जो थर्ड फेज है उसमें आप चाइना को इंसेंटिव दे सकते हैं, चाइना की कंपनीज को, कि वो पाकिस्तान आए। आप उनको सस्ती जमीन, सस्ती लेबर दें, वो यहां आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बिजली पे चलने वाली गाड़ियां, बसेस, बाइक्स बनाए।
आपके मुल्क में वो इंडस्ट्रीज लगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उससे क्या होगा, आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। इन चीजों पे आप काम करें, ये इनिशिएटिव्स ने, ये पॉलिसी मेजर्स आपने, जिससे आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। ये जी एक ओवरव्यू था। इस इकोनॉमी बहुत वास्ट टॉपिक है, जितनी हमने अभी तक बात की है इससे ज्यादा टाइम में हम और लगा सकते हैं, बहुत सी और बातें हैं, लेकिन चूंकि हमने इस टाइम फ्रेम को देखते हुए हमने एक और ऐसे भी पढ़ना है, तो उसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। यहां तक किसी किस्म का कोई आइडिया, आपको कुछ चीज समझ नहीं आई, कोई इसमें रॉकेट साइंस लगी हो, कुछ चीज मुश्किल लगी हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी ठीक कर रहे हैं मोहम्मद अहमद, आप बात ठीक कर रहे हैं, आपकी जो ये आर्गुमेंट्स है ठीक है, ये पढ़े हैं मैंने। चाइना अमेरिका टैरिफ गेन से भी फायदा उठा सकते हैं, इससे नहीं फायदा से उठाया जा सकता, इसमें और फिर चीजें निकल आती हैं। अमेरिका और चाइना के दरमियान जो रिलेशंस, उसका जो इस टाइम बड़े खराब रिलेशंस चल रहे हैं, उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान है। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है अपने रिलेशंस को बैलेंस करना बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। अगर हम अमेरिका की तरफ होते हैं, चाइना नाराज हो जाता है, चाइना की तरफ होते हैं, अमेरिका नाराज हो जाता है, तो टैरिफ से हम फायदा नहीं उठा सकते ऐसे। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स या किसी पार्टी के अगेंस्ट, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट ना लिखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स जरूर डालें। और महक पूछ रही है कि जी इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हर कोई नहीं ये चीजें लिखेगा। आप रोज अखबार पढ़ाते हैं, उसमें आपको अप टू डेट नॉलेज, इन सारी चीजों से रेलेवेंट आपको अप टू डेट नॉलेज मिलेगा। उस अप टू डेट नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करना, यही आप कैसे को डिफरेंशिएट। किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं लिखते। आई हैव हर्ड न्यूज आप भी अटेंड। जी मैं अपीयर हो रहा हूँ J21 में। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ अटेम्प्ट रिलैक्सेशन? 30 इयर्स है जी, आपकी एज 30 इयर्स होनी चाहिए। लास्ट एज जो है, मैक्सिमम एज 30 इयर्स है, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नहीं जी बिल्कुल सीटें कम नहीं हुई, ये तो टाइम ही बताएगा आने वाला। अच्छा जी ये समझ आ गया आपको? किसी किस्म को कोई मसला है जी यहाँ पूछें। इकोनॉमी का टॉपिक समझ आ गया है? कोई प्रॉब्लम? महानूर, मोमल, दाऊद, हमाद, जुनैरा, गिना, तलहा, एहसन, आमना, उसवा, हिना, अहमद। आमना से याद आया, आमना वीडियो तो नहीं बना रही मेरी आप? याद आ गया मुझे। Sir, I have a question, might be irrelevant, but you can answer after lecture. How Pakistan stock is effective every Dubai FATF meeting or Shivash is getting arrested. Newspaper link with Pak stock exchange with these, I don't understand. अच्छा जुनैरा इस पे बात कर लेते हैं। Thanks for explaining. देखिए जी स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, ये एक मार्केट होती है। एक बड़े आसान से तरीके से आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक मार्केट है। स्टॉक मार्केट नाम सुना होगा आपने। जैसे आप एक मॉल में जाते हैं, जगह जगह आपको दुकानें नजर आती हैं, आप वहां से जाकर कुछ चीज परचेज, कपड़े खरीद लेते हैं, जूते खरीद लेते हैं, कुछ भी चीजें खरीद लेते हैं। एक मार्केट में आप शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे ही। इसी तरह से स्टॉक मार्केट्स जो होती हैं ना, ये मार्केट्स होती हैं जहां पर कुछ कंपनीज काम कर रही होती है। आपके पास पैसे हैं, आप देखते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो उन स्टॉक मार्केट में ना ट्रेडिंग हो रही होती है। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं देखूं स्टॉक मार्केट जाके आज पाकिस्तान में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं उस कंपनी के जाके शेयर्स खरीद लूं। ठीक है। तो
जो अच्छा परफॉर्म करी होगी मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। इस तरह से स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अब जिस तरह से आप अक्सर देखते हैं, आपने आज शॉपिंग करने जाना था मार्केट, अचानक बारिश हो गई, आंधी आ गई, तो क्या किया आपने? पोस्टपोन कर दिया प्लान की, बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, मैं अब शॉपिंग करने नहीं जा रहा या नहीं जा रही। एक अनसर्टेन इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपका जो प्लान था शॉपिंग करने का वो नहीं हुआ। अब जो दुकानदार मार्केट में बैठा आपका इंतजार कर रहा है या कस्टमर का इंतजार कर रहा है, बारिश हुई, उसको पता आज कस्टमर ने नहीं आना, उसने भी अपनी दुकान बंद की और वो घर चला गया, या वो बैठा इंतजार करता रहा। बारिश होना एक इवेंट था जिसकी वजह से आपने कुछ चीज खरीदी नहीं, उसकी कोई चीज बिकी नहीं। ऐसी है स्टॉक मार्केट में भी ऐसी होता है। जब एक मुल्क के अंदर कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होता है, आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन या कोई आपके मुल्क में ऐसा इवेंट होता है, उससे आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर लोग जो है वो इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि इस मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या कोई भी डायनेमिक्स वो स्टेबल नहीं है, कल को कोई भी अनसर्टन चीज हो सकती है, तो बेहतर है कि मैं इस मुल्क की इकोनॉमी में इन्वेस्ट ना करूं। लोग डर जाते हैं, लोग रोक लेते हैं पैसे। तो जब जब कोई अनप्रेसिडेंट पाकिस्तान में, तो खुदा न खास्ता धमाका हो गया, कोई एफएटीएफ की मीटिंग हुई और पता चला पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हो रहा है, ग्रे लिस्ट तो हुआ ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है, या स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए ग्रे लिस्ट रहेगा। तो जो इन्वेस्टर्स बैठे अभी बैठे इंतजार कर रहे होते हैं ना, हमने इन्वेस्ट करना पाकिस्तान की इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट्स में, वो पीछे हट जाते हैं, वो हेजिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो जो कंपनीज बैठी हुई है जहां इन्वेस्ट करना था, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, ट्रेडिंग नहीं हुई, ट्रेडिंग नहीं हुई, पैसा सर्कुलेट नहीं हुआ, पैसा सर्कुलेट नहीं हुआ, उस दिन स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। बात समझ आई? जी, किसने पूछा था सवाल? कुछ समझ आई बात की? ये इस तरह से होता है कि जो कुछ इवेंट्स होने की वजह से आपके अप्स एंड डाउन होते हैं। ये जो पॉइंट सिस्टम होते हैं ना, ये इंडेक्स होते हैं, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जो मैयर कर रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट कितनी नीचे आई है, कितनी ऊपर गई है। ये जो नीचे ऊपर का कॉन्सेप्ट है, डेविएशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इनको कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू इनकी एक्यूरेसी चेक की जाती है कि अगर मैं कहूं कि आज स्टॉक मार्केट गिर गई तो कितनी गिरी, मुझे उसकी इंटेंसिटी का भी तो पता होना चाहिए। इसके लिए पॉइंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, जिनके थ्रू मैयर करते हैं कि आज मुल्क में कारोबार इतने कम हुए हैं या इतने ट्रेडिंग इतनी कम हुई है, इतनी ज्यादा हुई है। उनके पीछे वो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉइंट्स, इतने पॉइंट से स्टॉक मार्केट शूट कर गई, इतने पॉइंट से गिर गई। समझ आ गई बात की? हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं जी स्टार्ट। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं, इसके लिए मैं आपको सोर्सेज भी बता देता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन, ठीक है। 2020 में एक टॉपिक आया, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? इसी तरह का ऐसे जरूर आएगा दोबारा। डिजिटल टेक्नोलॉजी पे इस साल बहुत ज्यादा काम हुआ है पाकिस्तान, इसका सोर्स है पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी 2019-20। ये लाजमी पढ़ें, जरूर आएगा ये क्वेश्चन, लाजमी इस पे जरूर आएगा। पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी 2019-20 आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। ठीक है। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या पाकिस्तान तैयार है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए? मैं जरा पहले मेन आइडिया और अलाइड आइडियाज को डिस्कस करते हैं। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? आप लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान रेडी है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए या नहीं रेडी?
रेडी है, ठीक है। इसका मेन आइडिया क्या होगा और अलाइड आइडियाज क्या होंगे? क्या होंगे जी अलाइड और मेन आइडियाज क्या होंगे इसके? नहीं, दोबारा सोचें, सोचें, जरा सोचें। आपका मेन आइडिया होगा, आप बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे रेडी है। जब आप बात करेंगे जी रेडी है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि हाउ इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, हाउ, कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान रेडी है, ठीक है ना? पैरामीटर्स, यस, पैरामीटर्स दैट depict Pakistan is ready for digital revolution. अलाइड आइडियाज क्या हो सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं जी पाकिस्तान रेडी है, तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, हमें उन हर्डल्स को कोप अप करने की जरूरत है। वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। समझ आ गई? हम कहेंगे जी हमारा स्टांस क्या होगा, थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी? वो ये होगी जी पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। तैयार होने का मतलब ये तो नहीं है कि उसके रुकावटें नहीं हो सकती, ठीक है? तो आपका ये थीसिस स्टेटमेंट होगा कि जी इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है डिजिटाइजेशन के लिए, और पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ रास्ते में रुकावटें हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान ट्रू एसेंस एक डिजिटाइज्ड स्टेट जो है वो बन सके। थीसिस स्टेटमेंट इस पे बना लेंगे? अगर 2 मिनट में बना सकते हैं तो बना लें, मैं चेक कर लेता हूं। अगर इससे ज्यादा टाइम चाहिए तो फिर रहने दें, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी जनरल क्यूरीज को आंसर कर दूंगा। टाइम हमारे पास कम रह गया, पौना घंटा से 45 मिनट्स। बना लेंगे या अभी बना सकते हैं? चलें बनाएं आप लोग जरा। बनाए जी थीसिस स्टेटमेंट, 2 मिनट लेने से ज्यादा नहीं टाइम है हमारे पास। Pakistan is on the right track of digital revolution due to multiple factors. With this, there can occur few challenges that can be eliminated through pertinent measures. Good. अब आप लोगों को थीसिस स्टेटमेंट बनानी आ गई है, मुझे इस चीज की खुशी है, हालांकि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं थी, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को थीसिस स्टेटमेंट बनानी आ गई है। जिस तरह से आपको पहले दिन मेरी कोई समझ नहीं आ रही थी, तो मैं मायूस हो गया था आपकी क्लास से कि शायद आपको मेरी बिल्कुल ही समझ ना आए, लेकिन चलें, ये अच्छी चीज है कि आपको थीसिस स्टेटमेंट एटलीस्ट बनानी आ गई। विद द इशू ऑफ लो कैपेसिटी एंड अवेयरनेस, पाकिस्तान इज नॉट फुली रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, बट अ स्टेप बाय स्टेप approach needs to be adopted to move the country towards digitization. Very good.
There is no doubt Pakistan is ready for the digital revolution, but we are. We का इस्तेमाल नहीं करते. I, we, my, us, our इसका इस्तेमाल नहीं करते. इसका इस्तेमाल जुर्म है, गलती नहीं है, जुर्म है. ठीक है? Good. आप सबने सही बनाई है. There are many factors. किधर गई? नीचे कर दें आप. मैं रैंडमली पढ़ रहा हूँ. अब मेरे पास टाइम नहीं है इस टाइम सबकी पढ़ूं. रैंडम पढ़ रहा हूँ मैं सबकी. तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप सब लोगों की थीसिस स्टेटमेंट ठीक है. ठीक है जी. देयर आर मैनी फैक्टर्स लीडिंग द वे टू द ग्लोबलाइजेशन होगा, फॉर द नहीं होगा, बट देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स. ठीक है. आई हैव अ क्वेश्चन जी. स्पोक मई खटक. सॉरी अगर मैं आपका मिस स्पेल कर रहा हूँ ना. तो क्या क्वेश्चन है आपका? आप माइक ऑन करवाना चाहती हैं, अपना अनम्यूट करवाना चाहती हैं, आप लिख कर पूछना चाहती हैं? पूछने में जवाब दे देता हूँ सर. 12 बजे जी हम जी डिस्कस कर लेंगे उसको भी. मैं अभी आपसे ये ऐसे डिस्कस कर लूँ तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. Pakistan is ready for the digital revolution but is facing some challenges which can be addressed by taking some pertinent measures. Pakistan is hopeful towards digitization although some challenges are in way. Solutions की भी अवैस इसमें बात करें. Pakistan most certainly is on the road to digitization, which is discernible on the national horizon, but some challenges needs to be surmounted in order to hit the digital bullseye. आगा आप complex words यूज कर रहे हैं. आपकी पिछली भी मैंने देखी थी, उसमें भी वर्ड्स इतने complex नहीं होने चाहिए. सिंपल रखते हैं हमेशा थीसिस स्टेटमेंट. ये अच्छी है, लेकिन ये आपने इडियोमैटिक वर्ड्स इसमें यूज नहीं करने. इडियोमैटिक लैंग्वेज कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थीसिस स्टेटमेंट के अंदर. इट मस्ट बी टू द पॉइंट, कंसाइज एंड फुल ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन एज इंडिकेटेड बाय मैनी फैक्टर्स बट इट हैज सम नीड्स टू बी मैट, सो दीज मस्ट बी ओवरकम ओवर टाइम. ठीक है, बिल्कुल सही है जी. आप लोगों ने जितनी थीसिस स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ी हैं, मुझे अंदाजा हो गया है कि आप लोगों को थीसिस स्टेटमेंट बनानी आ गई है. इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. मेन आइडियाज और लाइट आइडियाज अगर आप ये सही कर लें तो आप जो है वो बिल्कुल आपका ऐसे पास हो सकता है. आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक होती है थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट आपको बनानी आ गई है. इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने अपने तौर पर प्रैक्टिस करते रहना है. ठीक है. हमारे पास 6 ही लेक्चर हैं. 6 लेक्चर्स के अंदर हम इतना ही कर सकते थे जितना किया है. 3 लेक्चर्स मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसके बाद 3 लेक्चर्स में हमने इन चीजों को डिस्कस किया. तो एक इस छोटे से टाइम पीरियड में हम इतना ही कर सकते थे, इतना हमने कर लिया. अपने एंड पे आपने इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहना. इंशाल्लाह आपका ऐसे फेल नहीं होगा. स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको थीसिस स्टेटमेंट बनानी नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं होता कॉन्सेप्ट क्या है. तो आपकी तो ये बहुत अच्छी बात है. मुझे इस चीज की लिटरली खुशी है कि आप सब लोग सही बना रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट. आपको कोई इश्यूज नहीं है. इस चीज को आगे आपने जारी रखना. जी मैं स्पोक में आपके ही आ रहा हूं क्वेश्चन के ऊपर. इन थीसिस स्टेटमेंट डू वी हैव टू मेक 2 पार्ट्स ऑफ इट. जरा ऊपर कीजिएगा जी, स्पोक में का ये दिखाइएगा. सर इन थीसिस स्टेटमेंट डू वी हैव टू मेक 2 पार्ट्स ऑफ इट. वन पार्ट विल बी अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस व्हिच विल एक्सप्लेन आवर स्टैंस, एंड इन द सेकंड पार्ट डू वी हैव टू नेसेसरली टेल अबाउट द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स. स्पोक में कभी भी कंपेयर चीजों को, हर एसे की स्टेटमेंट डिफरेंट है. आप डिपेंड करता है उसमें आप मेन आइडियाज और लाइट आइडियाज का क्या रख रहे हैं. अगर मैं आपको कह दूं कि हाँ जी जो आप सवाल पूछ रही है बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना है, तो ये हर एसे में अप्लाई नहीं होता. ठीक है. थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ एक सिंपल सा स्टैंस है. ये आप बिल्कुल इस पे कंफ्यूज ना हो जो आप सवाल पूछ रही है. थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी योर स्टांस, आपका मौकफ. आप उसमें कौन से आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, मेन आइडियाज और लाइट आइडियाज क्या हैं, वो आपके थीसिस स्टेटमेंट में नजर आने चाहिए. जस्ट आपने सिंपल स्टांस लेना कि मेरा इस टॉपिक के ऊपर ये स्टांस है. उसमें 2 पार्ट्स में डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, चैलेंजेस को, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? बात समझ आ गई? बिल्कुल इसमें आपने क्लियर रहना है. इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. अच्छा जी, ये बात करते हैं, इसकी आउटलाइन आप लोग बना लेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को तैयार कर रहे हैं डिजिटाइजेशन के लिए, फिर उसके चैलेंजेस, फिर उसके सॉल्यूशंस.
तो मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं आपको 10-15 मिनट में इसका, ठीक है। थॉरो लेक्चर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी आप पढ़ लेंगे तो सारी बातें उसमें लिखी हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। सबसे पहले जी हम बात अगर करें कि पाकिस्तान कैसे तैयार है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए, तो कौन सी डेवलपमेंट्स है जिनको हम देखते हुए कह रहे हैं जी पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। नंबर 1, पाकिस्तान में इस टाइम पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस करता है? आपके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आप सबसे पहले अपने डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए आप अपने इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। नंबर 1, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर बात हो रही है और इसके ऊपर कानून साजी होने जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, आप अपने थंब इंप्रेशन से वोट करें, और डिजिटल वोटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इससे क्या होगा, जो धांधली वाला जो शोर शराबा होता है हर दफा का, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि आपने 2018 के अंदर भी एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की, जिसका मकसद था कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग हो रही थी और वो वोट काउंट्स हो रहे थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंट कर रहे थे, उनको आपने एप्लीकेशन दे दी मोबाइल पे कि वो वोट काउंट करके फौरन से पहले उस एप्लीकेशन पे अपलोड करें रिजल्ट, ताकि वो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन है उसके हेड ऑफिस में पहुंचता जाए और इलेक्शन कमीशन विदाउट एनी डिस्ट्रॉक्शन अपने रिजल्ट अनाउंस करता जाए। उस इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए आपने एक डिजिटल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी 2018 के इलेक्शन में। वोटिंग जो वोट काउंट्स है उसके अमल को एफिशिएंट बनाने के लिए ये भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव था टूवर्ड्स रिफॉर्मिंग योर इलेक्टोरल सिस्टम एंड दैट विल अल्टीमेटली फ्लरिश योर डेमोक्रेसी। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप अपने जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, आपने अभी रिसेंटली ई कोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, अब आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठकर जो बाकी सूबे हैं उनके केसेस इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक्स सुन उनके वो केसेस सुनकर फैसले कर सकते हैं। पहले क्या होता है, अभी भी क्या होता है, आपके सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच को पंजाब में लाहौर आना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है, कोयटा जाना पड़ता है, पेशावर जाना पड़ता है उन सूबों के जो वहां के केसेस हैं सुनने के लिए। आप कहते हैं ना जी आज चीफ जस्टिस साहब लाहौर रजिस्ट्री में आए थे, आज चीफ जस्टिस साहब पेशावर रजिस्ट्री गए, आज चीफ जस्टिस साहब कोयटा रजिस्ट्री गए। रजिस्ट्री मींस सब ब्रांचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो हर प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर है, तो इसलिए हर सूबे के केसेस सुनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके सूबों में पूरा बेंच को मूव करना पड़ता है। वो हर महीने जाते हैं, चारों सूबों में जाते हैं, वहां जाकर उनके केसेस सुनते हैं, फिर आप वापस आगे इस्लामाबाद आते हैं। इससे क्या है, आपका जस्टिस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता उसमें फ्लॉज है। आपने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉनिक जस्टिस सिस्टम, आपने ई कोर्ट्स का सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। भी रिसेंटली जस्टिस खोसा ही करके गए। तो समझ आ गई पहले दो पॉइंट्स से। आप अपने गवर्निंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए। नंबर 1, पहला इनिशिएटिव आपने लिया पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के नाम से। आपने एक एप्लीकेशन बनाई है जहां पर लोग अपने कंसर्न्स गवर्नमेंट तक, शिकायतें, कंप्लेंट्स जो है वो पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्ड करती है। ये पर्सनली मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया हुआ। पर्सनली मैंने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को इस्तेमाल किया। हम एक दफा खाना खाने गए दोस्त वगैरह, लाहौर में एक रेस्टोरेंट है लाल किला, ये एक वेल रेप्यूटेड रेस्टोरेंट है। ये टैक्स चोरी कर रहा था, इतना बड़ा रेस्टोरेंट टैक्स चोरी कर रहा था। हमें कैसे पता चला, मेरा एक दोस्त है मेरे साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, हम खाना खा रहे थे, हमें बिल आया, तो बिल के अंदर जो टैक्स था वो डाला हुआ था। मेरे दोस्त ने चेक करने के लिए देखा, उसने मैनेजर को बुलाया, उसने कहा कि आप मुझे अपना PNTN नंबर दें जिससे मुझे पता चल सके कि आप टैक्स पे करते हैं। आप हमसे तो टैक्स ले रहे हैं, आगे आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं नहीं, ये मैंने चेक करना है, आप जरा PNTN नंबर दिखाएं। उसने कहा सर ये हमारा NTN नंबर ले लें। मेरे दोस्त ने उससे कहा कि NTN नंबर होने का कतन मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स पेयर हैं, आप मुझे PNTN नंबर अपना दिखाएं। तो उसके रंग उड़ गए। तो उसने कहा सर आप टैक्स ना दें, कोई बात नहीं, हम आपको टैक्स एग्जाम कर दें। हमने कहा नहीं, हम टैक्स देंगे, हम क्यों नहीं टैक्स देंगे, आप बताएंगे आप आगे टैक्स दे रहे हैं नहीं। तो टैक्स चोरी कर रहे थे। हमने उस बिल की जो है वो पिक्चर ली और बिल की पिक्चर लेके पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे हमने अपलोड कर दी और बता दिए कि जी ये ऐसे ऐसे टैक्स चोरी कर रहे हैं। विद मेरा ख्याल 24 आवर्स या 48 आवर्स हमें पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की तरफ से कॉल आई। उन्होंने हमें कहा कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये भेजी है,
हमने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को ये भेज दिया आपकी कंप्लेंट। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। एक हफ्ते बाद हमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का फोन आया, उन्होंने कहा जी कि आपकी हमें कंप्लेंट मौसूल हुई है और आपकी कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है, हमने देखा है कि यहाँ पर टैक्स चोरी हो रहा है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपकी बड़ी मेहरबानी। खैर कार्रवाई हुई होगी या नहीं, फाइन हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, एटलीस्ट आपके पास एक फोरम मौजूद है जहां आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। मुझे एक दिन उस बेचारी का फोन आया, बड़ी परेशान थी कोरोना के दिनों में। वो कहती कि सर मुझे कोई बताएं सोल्यूशन, ये कि मैं क्या करूं, ये लोग जो है यहाँ पे तनख्वाह नहीं दे रहे और मैं छोड़ नहीं सकती अपनी ये जॉब, मेरी तनख्वाह के ऊपर जो मेरी मैं अपना घर चलाती हूँ, तो मुझे तो ये सैलरी नहीं दे रहे, 2 महीनों से सैलरी रोकी हुई स्कूल वालों ने। मैंने उससे यही कहा कि तुम पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर करो। उसने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे किया और विद इन 48 आवर्स जो है उसको रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ने। और जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ईडीओ होता है उसको कहा गया कि आप इसको कंसर्न करें, एड्रेस करें। ईडीओ की कॉल आई पर्सनली उस स्टूडेंट को, मेरी स्टूडेंट जो पढ़ाती थी, वो ईडीओ ने अपनी टीम भेजी और उसने उस स्कूल को सील कर दिया। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये एक सिटीजन पोर्टल जहां आपके कंसर्न्स एड्रेस हो रहे हैं, एक इतना अच्छा फोरम आपको दे दिया कि आपके कंसर्न्स वहां पर एड्रेस हो रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं जी सिटीजन पोर्टल जो है ना सारी डोमेन्स में काम नहीं करता है, बिल्कुल ठीक है। सिटीजन पोर्टल्स पे बहुत से लैप्सेस भी हैं, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त लोग कहते हैं यार ये टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये मसला हल नहीं होता। देखें, एक चीज आपने, टॉपिक क्या है, क्या पाकिस्तान तैयार है? वो ये नहीं पूछ रहा कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह से डिजिटाइज हो चुका है। तैयार होने का मतलब है कि कुछ लैप्सेस भी तो हो सकते हैं। एटलीस्ट आपने इनिशिएटिव तो लिया है, इसमें लैप्सेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। अगर आप इनिशिएटिव भी ना लेते तो फिर तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते थे। एटलीस्ट आपने इनिशिएटिव तो लिया है ना, लैप्सेस आपने आहिस्ता आहिस्ता आप इसको कोप अप कर सकते हैं। एक चीज जो आप पहली दफा करते हैं, आप कभी भी उसमें परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं जी, अगर गवर्नेंस की बात करनी है तो वो है आपका पुलिस का निजाम। पुलिस ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस करवाया, उसी पे मैं आ रहा था दाऊद। ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस करवाया। अब आप ऑनलाइन अपना, आपका मोबाइल चोरी हो गया, कोई बाइक चोरी हो गया, कुछ आप ऑनलाइन एफआईआर जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ गया। फिर आपका जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले पटवारी होता थे, पटवारी जो होता था उसका स्केल आपको पता क्या होता है? स्केल पटवारी का 5वां स्केल है पटवारी का, 5वां स्केल। 5वां स्केल ना सरकारी जो अदारे हैं उसमें एक पीएन का होता है 5वां स्केल। पहले जो आपकी जमीन की मुंतकिली होती थी ना, पटवारी किया करता था, और पटवारी ऑल इन ऑल होता था। पटवारी, मैंने लिटरली ऐसे ऐसे पटवारी देखे जिन्होंने लैंड क्रूजर्स रखी होती थी, लैंड क्रूजर्स रखी होती थी, ठीक है। सबसे करप्ट तबका ये था, तो ये जिसकी चाहते थे जमीन किसी के नाम पे लगा देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया और पटवारी सिस्टम खत्म कर दिया। ये क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ को। तो जो पटवारी सिस्टम खत्म किया, अब पटवारी जो है वो छोटे से कमरे में बैठ के जो है वो बैठे होते हैं बेचारे, अब साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं। खत्म कर दिया, लोगों को फैसिलिटेट किया आपने। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आपने लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, करप्शन खत्म कर दिया अंदर से आपने। उसके बाद आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप वहां से अपनी जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनको आपने जो डिजिटल कैमरास लगाए, सीसीटीवीज लगाए, वहां से आप टेररिज्म, स्ट्रीट क्राइम्स को, टारगेट किलिंग को रोक रहे हैं। आपने ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपने
ऑनलाइन चालान सिस्टम, अब चालान सिस्टम में भी फ्लॉज हैं। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, अगर गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है और मैंने इशारा तोड़ दिया, तो तोड़ा तो मैंने, चलान उसके नाम पे आ जाएगा जिसकी गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अब यहां पे क्या करें, अवाम पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान में इस तरह की चीजें कामयाब नहीं है। इसी तरह से ई हेल्थ सिस्टम, अब आपके जो छोटे छोटे गांव है ना, देहात हैं, वहां पर तो हॉस्पिटल्स नहीं है, आपने वहां पर छोटे छोटे ना बेसिक हेल्थ यूनिट बनाए हुए हैं जिसे बुनियादी मरकज सेहत कहते हैं। अब आप उन बुनियादी मरकज सेहत में ना, वहां पर आपने एक टेक्नीशियन बिठा दिया है, वहां पर आपने एक एलईडी लगा दी है, वहां पर आपने इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस सिस्टम लगा, आपकी पल्सेस चेक होंगी, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट चेक होगी। वो बीएचयू को लिंक कर दिया बड़े हॉस्पिटल्स के साथ, बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो वहां से बैठकर गांव के देहातों को लोगों को डिजिटली चेक कर रहे हैं, उनकी पल्स, उनकी हार्ट बीट, उनकी जो वो है ऑक्सीजन जो सैचुरेशन वो चेक कर रहे हैं, उसके मुताबिक उनके मसले पूछ रहे हैं, उनको दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ई हेल्थ सिस्टम आ गया। ई हेल्थ सिस्टम के साथ साथ आपने टैक्स कलेक्शन के लिए भी रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, टैक्स आसान ऐप। आधे लोग तो इसलिए टैक्स नहीं देते कि टैक्स का जाके जमा कौन करवाए लाइन में लग के एफबीआर। अब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना एनटीएन नंबर डालेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आपको पता चल जाएगा आप कितना टैक्स पे कर दें। टैक्स आसान ऐप। आपने डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए बिजनेस के अंदर, ई कॉमर्स, दराज.पीके, फूड पांडा, कितने बड़े लेवल पर फूड पांडा, दराज.पीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। करीम, उबर, करीम और उबर से लाखों लोग इस टाइम रेवेन्यू जनरेट कर, 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं लोग करीम से, उबर से, हैंडसम अमाउंट अपनी कमा रहे हैं। जमीन.com, बिल्कुल ऑनलाइन आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो कितने बड़े बड़े, हाँ, डिजिटल मीटर्स, ये सर्कुलर डक्ट में जो बिजली चोरी होती है, स्मार्ट मीटर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है जी। अब आप वो नहीं कर सकते कि बिजली की तार निकाली। हमारे घर के सामने ना एक फैमिली रहती है, मेरी मदर का परसों मुझे फोन आया, वो मुझे बता रही थी, उस फैमिली ने क्या किया, वो कुछ 2 महीने से ना बिजली चोरी कर रहे थे। उन्होंने तारे निकाल के कुछ डायरेक्ट वो किया हुआ था वापडा से। ज्वाइंट फैमिली है, तो हमारे घर के 2-3 घर छोड़कर, वो ज्वाइंट फैमिली की खवातीन की आपस में लड़ाई हुई, एक खातून घर से निकली, उन्होंने जाकर वापडा के एसडीओ को शिकायत लगा दी कि जी हमारे घर में बिजली चोरी हो रही है। वो अपने घर की शिकायत लगाएं। वो एसडीओ आया, उसने आकर 1.5 लाख रुपया उनको चालान किया और 7 एफआईआर काट दी उसके ऊपर। इसे कहते हैं अपने फौजी मारना। वो लड़ाई अपनी हुई, जाके वो एसडीओ को शिकायत लगाई, भाई आप मसला को सॉल्व करें, अगर आप बिजली चोरी कर ही रहे, अपनी शिकायतें लगाई जा रही। वो मीटर भी काट दिया उनका, और वो 1.5 लाख रुपए का उनको वो कर दिया। वो अब आप चोरी नहीं कर सकते। अब आप क्या, स्मार्ट मीटर्स अब गवर्नमेंट लगाने जा रही, डिजिटल मीटर्स। अब उसमें से आप ये नहीं कर सकते कि आपने मीटर से तार निकाली, डायरेक्ट कर दी, वापडा की तारों से जोड़ दी। अब ये नहीं हो सकता। आमना वीडियो अब नहीं बनानी, मुझे आप लोगों के मैसेजेस और वीडियोस मिलती रहती हैं। आगा आप भी कुछ कह रहे थे कि सर नू आग लग गई, आग तो लगनी थी। जब मैं एक चीज बता रहा हूं और बार बार आप लोगों को जो है वो आप समझते नहीं है, तो आप लोगों के मैसेज मुझे पहुंचते रहते हैं जी। ठीक है, अच्छा, तो बात ये हो रही थी स्मार्ट मीटर्स की। स्मार्ट मीटर्स के साथ साथ
स्मार्ट मीटर्स के साथ साथ जो आगे कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि आप ई कॉमर्स की भी बात कर ली, स्मार्ट मीटर्स की भी हमने बात कर ली, और क्या क्या चीजें इस पर डिस्कस हो सकती हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इजी पैसा, जैज कैश, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं जिससे आप ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इससे वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी वाला एलिमेंट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहा है। लोग इनकरेज होते हैं, लोगों के आज पैसे अगर भेजने वो इजी पैसा जैज कैश को इस्तेमाल करते हैं, और इजी पैसा जैज कैश आपका ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर है, आपके आईडी कार्ड पर ट्रांजैक्शन होती हैं या आपके फोन नंबर पर ट्रांजैक्शन होती है जो कि आपके नाम पर होता है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, वेरी गुड, ऑनलाइन एजुकेशन का इस पर लिख सकते हैं। तो खैर ये बहुत सी बातें, जितनी मर्जी, ये बड़ा अच्छा ऐसे, बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है, इस पे जितना आप बात करना चाहें कर सकते हैं। खैर हम इसको थोड़ा जरा वाइंड अप करने की तरफ आते हैं। चैलेंजेस इसमें क्या है? चैलेंजेस इसमें सबसे पहले तो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होने के साथ साथ लोगों को इलिटरेसी, पढ़े लिखे लोग नहीं है, लोगों को मोबाइल्स नहीं चलाने आते। आप गांव देहातों वाली साइड पे जाएं, उनको ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का नहीं पता, उनको ई टैक्स का नहीं पता, उनको ई एजुकेशन का नहीं पता, उन्हें ई हेल्थ का नहीं पता। तो असल में तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, ये तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं। तो लोग इलिटरेसी होने की वजह से पता ही नहीं है। इलिटरेसी होने के साथ साथ लोगों को इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में आप देखें, हर जगह तो इंटरनेट नहीं आता। डिजिटाइजेशन का तो काम ही इंटरनेट से रेलेवेंट है। आपके मुल्क में इंटरनेट का जो सारा है सिलसिला, तो पाकिस्तान में नहीं है। ये कि शजीहा कह रही थी लोगों को टिकटॉक का तो पता है। हमारी आवाम की प्रायोरिटीज ये है ना, हमें टिकटॉक का पता है लेकिन हमें इन इस तरह की प्रोडक्टिव चीजों का नहीं पता। तो अच्छा हुआ ना, टिकटॉक बैन भी तो कर दी है। तो फिर ये है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मोबाइल फोन लेना। गुर्बत इतनी है ना, लैपटॉप्स लेना हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता। इवन लोग तो इंटरनेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, 4G वगैरह। अगर आपको कहा जाए कि एक 2000 का 3000 का पैकेज कर लें या 1000 का पैकेज कर लें, लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का मसला है। फिर आपके मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, आप खुद भी तो ये चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ जी, पीटीसीएल का वाईफाई के आके झोंके के साथ ही सो जाता है। हाँ, यही मसले हैं, इंटरनेट फैसिलिटी डिस्टॉर्टेड है ना। इसके बाद साइबर क्राइम्स, सबसे बड़ा मसला। आपके पास तो साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है, तो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। ठीक है, ये मसाइल हैं आपको, जो चैलेंजेस हैं आपको, जो सही इन ट्रू एसेंस डिजिटाइज होने नहीं देते। करप्शन इन सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में तो सबसे ज्यादा मसाइल ये हैं कि उसमें आप जा रहे हो और आपका चलान हो जाए, वो कैमरे में आ जाती है तस्वीर। एक मेरा दोस्त था, उसके साथ उसकी फ्रेंड जा रही थी, वो हालांकि वो बेचारी, वो फ्रेंड थी उसकी, गाड़ी में बेचारे जा रहे थे कहीं पे, उसने वो सिग्नल तोड़ दिया, चलान हो गया, घर उसके चलान पहुंच गया। उसकी अम्मी ने जैसे ही लेटर निकाला, सामने खातून बैठी और वो मेरा दोस्त बैठा हुआ। मैं कहा बेटा ये कौन है? उसकी अम्मा ने पहले, इससे पहले कि वो खराब होता, उसकी पहले शादी कर दी। तो बेटा तुम्हारी उम्र हो गई शादी की, तुम शादी कर लो। अब वो बेचारा उस चलान की वजह से वो शादी के बंधन में जो है बेचारा फंस चुका है। वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वजह से भी ऐसे भी मामला हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मसाइल तो हैं। आपकी प्राइवेसी
इसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स और इस तरह के मसाइल में आपकी प्राइवेसी इश्यूज भी हैं, ये चैलेंजेस ही हैं सारे। ठीक है, अच्छा जी, आगे बात करते हैं एंड पे सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस इसके ये हैं कि सबसे पहले तो आप अपने मुल्क के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप अपना स्ट्रॉन्ग करें। आप अभी 5th जनरेशन काम कर रहे हैं, सीपैक के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़ रही हैं, 5th जनरेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उस पर काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें, टेक्नोलॉजी पे काम करें, अपने मुल्क में इंडिजिनस चीजों को प्रोड्यूस करें, डिजिटाइज जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप करें, लोगों को इंसेंटिव्स दें, बाहर के मुल्कों से लोगों को अपने मुल्क में इंसेंटिव्स दे के बुलाएं, जो बड़े बड़े डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बुलाएं, यहाँ पर डिजिटल कंपनीज खोलें, छोटे छोटे डिजिटल स्टार्टअप्स खोलें, जैसे उबर क्रीम, कितना अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों की जिंदगियां आसान हो गई हैं। पहले आपको जाना पड़ता था, आपके पास कन्वीनियंस नहीं है, पहले रिक्शा ढूंढो, फिर रिक्शे वाले के साथ बहस करो, अब आपकी गाड़ी आपके घर पे आती है, ना कोई बहस होती है, एक अच्छे माहौल में आपको ले जाती है, सेफ भी है। इसी तरह का डिजिटल आप इनिशिएटिव्स लें, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे काम करें, एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस को प्रमोट करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स सिखाएं, डिजिटल स्किल्स सिखाएं लोगों को, जो अनस्किल्ड लेबर है। सीपैक के अंडर आप ये डिजिटाइजेशन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रोबोटिक्स को जो है आप चाइना के साथ वही बात जो भी थोड़ी देर पहले इकोनॉमी हो रही थी, कंपनसेशन दें। अभी रिसेंटली आपने एक इनिशिएटिव लिया है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, उसको प्रेसिडेंट डायरेक्टली देख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप काम कर रहे हैं। इस तरह के इनिशिएटिव्स को आप जो है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट करें। ये तो एक ओवरव्यू था जी, मेरा यूट्यूब के ऊपर एक ई पाकिस्तान के नाम से मेरा एक वो पड़ा हुआ है, लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने यही चीजें डिस्कस की हैं, उसमें थोड़ा सा लिंक किया हिस्ट्री को पाकिस्तान की, वो आप पूरा सुन लीजिएगा, 15-20 मिनट का लेक्चर है, उसमें एक ऐसा ही ओवरव्यू मैंने दिया है डिजिटाइजेशन पे पाकिस्तान की, वो सुन लें आप, यूट्यूब पे मेरे नाम से वो है वीडियो है। तो ये जिसका एक ओवरव्यू है, इसके लिए पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी जरूर पढ़ें, इसमें आपको फायदा होगा। ठीक है जी, यहां तक हमारा हमने ऐसे पढ़ लिया 3, इस पूरे 3-6 लेक्चर्स के छोटे से सेशन में हम यही कुछ ही कर सकते थे। इसमें मेरा असल मकसद था आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाना, आप लोगों को थीसिस स्टेटमेंट लिखना समझाना, वो आपको आ गई है, आपको इंटरप्रिटेशन सिखाना, आपको इंटरप्रिटेशन भी किसी हद तक आ गई है, लेकिन इसमें जरूरत है अभी आपको प्रैक्टिस की। तौर पर प्रैक्टिस करते रहें, इसमें ऐसे मुश्किल नहीं है, ऐसे बहुत आसान चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। गिनती के 8 से 10 टॉपिक्स हैं, उन पे आप एक दफा पढ़ लें, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लें, आपका ऐसे वैसे तैयार होता है। रोज अखबार पढ़ा करें, आपको जरूरत ही नहीं है कहीं पे आपको कोई अलग से ऐसे की कंटेंट इकट्ठा करने की। रोज प्रैक्टिस किया करें, चीजों को एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करें, ग्रुप स्टडी करें। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पे ग्रुप स्टडी, जो आप लोगों में से 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं, अपने ग्रुप्स बनाएं। आप लोग, आप में से 2-3 स्टूडेंट्स इधर आते हैं जिसमें नूरुल हुदा है, और नूर आपके साथ कौन है, 2 स्टूडेंट्स, एक अहमद हैं और एक वो इधर आते हैं, पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, मुझसे मुलाकात भी इनकी होती है। इसी तरह से अपना ग्रुप बनाया 3-4 स्टूडेंट्स का, पढ़ा करें। ग्रुप स्टडीज एसेंस है CSS का, आप अकेले नहीं पढ़ सकते, इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, 12 सब्जेक्ट्स हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आप मुझसे पूछें आपके सवाल क्या हैं, हमारे पास 15-20 मिनट हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको एड्रेस करता हूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी जी। प्लीज टेल अस हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स स्पेशली इंग्लिश, कुरानिक वर्सेस एंड करंट अफेयर्स। अच्छा, ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लेक्चर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप भी खुश रहें। काइंडली आप बता दें थोड़ा सा कंपल्सरी। ठीक है जी, बता देता हूँ सर। जो ना हो लाहौर से, व्हाट शुड दे डू। आप अगर लाहौर से नहीं हैं तो आप, जो लोग लाहौर से नहीं है, आप लोग जूम के थ्रू अपनी ऑनलाइन आप अपनी मीटिंग्स रखें, ऑनलाइन डिस्कशंस करें। जूम एक बहुत अच्छा फोरम है, फ्री इसमें आपकी है, 40 मिनट तक आप डिस्कशन कर सकते हैं, जब मीटिंग बंद हो जाए दोबारा शुरू कर दें।
सारा सारा दिन आप मीटिंग्स करें अपनी। आप लोग तो आपका पूरा ग्रुप है, आपस में 3-3 4-4 लोगों का ग्रुप बनाएं, आपस में डिस्कशंस करें। ग्रुप बनाया था, लोग कॉपरेट नहीं करते, ये मसला है कॉपरेशन का। आप ग्रुप उन लोगों के साथ बनाएं जिनको आपको लगता है आपकी साइकी मैच होती है। 1-2 लोगों को देखें, ग्रुप बनाएं, आपस में काम डिवाइड करें, तो उन्हीं के साथ करें जिनके साथ साइकी मैच होती है। कैन वी ऐड लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज? कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन में आप एस्टोनिया की एग्जांपल पढ़े, मैंने अपने लेक्चर के अंदर यूट्यूब के अंदर एस्टोनिया को एक्सप्लेन किया हुआ, उसको आप कर सकते हैं बिल्कुल। जरा ऊपर कीजिएगा जी मैसेजेस, और ऊपर कीजिएगा। एक सेकंड नीचे आ रहे हैं, एक सेकंड आज नीचे और ठीक है, चले आज नीचे। अच्छा जी चले, एक सेकंड जी, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर जाएं, हो गया, स्किप हो गया, थोड़ा सा ऊपर और जाएं। हाँ यहाँ पे लाहौर वाला भी हो गया, ठीक है जी। थोड़ा सा और नीचे जाएं। थैंक यू जी, आप लोग जो सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जाहिद है और आज मैं आपको मुझसे बहुत ही हाँ, इस सीएसएस के लिए आपको हार्ड फॉर्म में भी एप्लीकेशन लाजमी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। रिसर्च मेथड्स का बता दें, ठीक है जी, भी बता देता हूँ मैं। सारे क्वेश्चंस लेके एक ही दफा मैं आपको बता देता हूँ सारे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर सीएसएस? ये डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं जी, आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें लिखे होते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। आपको एजुकेशनल और आपके वर्क एक्सपीरियंस वगैरह लगाना होता है आपने। अच्छा जी, नीचे आ जाएं। इकरा मेन टॉपिक्स बता देता हूँ जी, नीचे आ जाएं मैसेज। ऑथेंटिसिटी ऑफ रेफरेंस कैन इस पर भी बता दें, ठीक है जी, बताते हैं। जो लोग दूसरी सिटी से हैं, आप लोग मिस सुमेरा को अपनी कुछ चीजें भेज सकते हैं। मैं अभी बिजी तो काफी ज्यादा हूँ, लेकिन मैं उनको चेक कर लूंगा। ये लिंक यूट्यूब का किसने भेज दिया है यहाँ पर? ये लेक्चर का लिंक है जी मेरे। कंपलसरी सब्जेक्ट का भी बता देता हूँ। ऑनलाइन का बहुत इशू, हाँ जी, ये बहुत से लोगों को इशू होता है जी कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने काम जो करते हैं, मेहनत करते हैं, वो शेयर कर लेते हैं दूसरों से। कुछ लोग पता नहीं मुझे क्यों ऐसे करते हैं कि जो चीज उन्होंने पढ़ी होती है वो समझते हैं कि बस अब ये किसी से शेयर नहीं करनी। अपने नोट्स बनाकर अलमारी में लगाकर ऊपर से ताला लगा देते हैं उसको कि घर वाले भी कहीं ना पढ़ लें, वो ना कहीं लिख दें मेरे कोई बनाए हुए नोट्स या कुछ ऐसे। ऐसे नहीं करना चाहिए। शेयर किया करें एक दूसरे से चीजें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज जनरेट होता है। और कभी भी ये ना सोचें कि आपने चीज पढ़ ली है, अगर आप शेयर कर देंगे तो कोई आपसे आगे निकल जाएगा, कोई आगे नहीं निकलेगा आपसे। तो अल्लाह ताला की जात पे भी यकीन रखें। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो आपका एक अपना मकाम है, ठीक है। अच्छा, कैन वी ऑनलाइन का बहुत इशू, अच्छा ये तो हो गया। हाउ टू प्रिपेयर देम इन शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है जी, बात करता हूँ। कैन वी गेट आवर असाइनमेंट्स चेक बाय यू सर? आप भेज दिया करें, चेक कर दिया करूंगा मैं। जज़ाकल्लाह खैर जी, थैंक यू दी। कैन वी अप्रोच यू इन एकेडमी इवन व्हेन सेशन एंड्स? आप एकेडमी आकर मुझसे कर सकती हैं, मैं एकेडमी में आपको टाइम दे सकता हूँ। आप आ जाएं एकेडमी, जाहिदा। ठीक है जी, थैंक यू। नहीं महक, आपने कोई भी सिली क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसी कोई बात नहीं जी। नीचे आ रहे जी, नीचे मैसेज आ रहे हैं। सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को, कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरों की मदद करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करेगी। हमेशा शेयर किया करें अपने चीजें, इससे आपकी चीज। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पता है कि मैं कोई सीएसपी नहीं हूं, मैंने सीएसएस नहीं किया हुआ। मैंने पास जरूर किया लेकिन मैं एलोकेट नहीं हुआ ना। मैं कुछ आपको कोई अंग्रेजी का टीचर हूं, ठीक है। मैंने कोई इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ। मैं आपको ऐसे पता क्यों पढ़ाता हूँ? मैं जब खुद पढ़ा करता था ना, तो लोग मेरे पास चेक करवाने आया करते थे। मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता होता था। हम एक लाइब्रेरी में पढ़ते थे, हम 4-5 दोस्त होते थे, तो मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था उधर। जो मैंने खुद सीखा होता था, जो पढ़ा होता था, मैं उनको तक कन्वे किया करता था। उससे मेरे अपने स्किल्स भी, एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होते गए और वो मेरे दोस्त पढ़ते होते थे मुझसे।
उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। फिर मैं उनका चेक करता होता था। तो जब आसपास लोग बैठे होते थे ना, वो भी मेरे पास आ जाते थे चेक करवाने के, जी हमारा भी चेक कर दें। तो आप यकीन करें, जनवरी का टाइम था वो, जब फरवरी एक महीना रहता था एग्जाम में, वो पीक टाइम होता है, मैं उसमें भी किसी को ना नहीं करता था, मैं उनका चेक कर दिया करता था चीजें कि जी आप कुछ लेके आए, मैं चेक कर दूं। उस चीज ने मेरे एनालिटिकल स्किल्स को रिफाइन किया। उस चीज ने मुझे बताया कि असल में ये क्या क्या इश्यूज होते हैं राइटिंग्स के अंदर। वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया। अगर मैं वैसे सीधा पढ़ाने आ जाता तो मैं कभी नहीं पढ़ा सकता था, मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं थे। चीजों ने डिफाइन किया। और हम 3-4 दोस्त थे, हम सब लोग कोऑपरेटिव थे, हम एक दूसरे की मदद किया करते थे, हमें कोई भी सेल्फिश नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और आज हम चारों लोग मुख्तलिफ फोरम्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि शेयर किया करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो किसी को गलत गाइड ना करें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वो एक होता है कि आपसे कोई मदद मांग रहे हैं, आप गाइड ना करें, वो तो एक और चीज है। आप गलत गाइड करने, वो उससे तो बुरी बात हो ही कोई नहीं सकती। तो आपस में कोऑपरेट किया करें, आप लोग आपस में ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप स्टडी करें। मेरी कोई एकेडमी नहीं है, मेरा एक ऑनलाइन फोरम है जी, उसमें मैं आजकल नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं एक तो मैं अपनी खुद तैयारी कर रहा हूँ, और दूसरा मेरी यहाँ पर इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंगेज हूँ वर्ल्ड टाइम्स में। यहाँ मेरी रोज 6 क्लासेस हो रही, मेरा टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ पर टाइम हो तो मैं जरूर पढ़ाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। फ्रॉम पंजाब लॉस। अच्छा जी, अब मैं आपके क्वेश्चंस के एड्रेस कर देता हूँ। देखें जी, सबसे पहले बात करें स्टूडेंट्स कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जहां तो बात है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ आपने अखबार पढ़ना है। आपका पेपर अखबार में से आना है। आप पिछले 5 साल के पेपर्स निकाल के देख लें, जो जो उस साल की डेवलप से पेपर आया, अखबार पढ़ना है। और मैंने आपको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और ISSI.org.pk 2 सोर्सेज बताए थे, यहां से पढ़ना है। ये 2 सोर्सेज से आर्टिकल्स पढ़े और अखबार पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इस्लामियत की आयात कैसे याद करनी है? रोज की 2-2, 3-3 आयात याद करें। रोज 15 से 20 मिनट रख लें कि मैंने ये 2 आयात याद करनी, 3 आयात याद करनी, उनको क्रैम करें। अंग्रेजी में इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम एंटोनिम्स की भी यही टेक्निक होनी चाहिए। रोज का 1 घंटा आपने रखना है, आधा घंटा इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और सिनोनिम एंटोनिम्स। 1 घंटा रख लें इन चीजों के लिए, आधा घंटा रख लें अपनी इस्लामियत की आयात के लिए। क्या इस्लामियत की आयात 3 याद करनी है? जरूरी नहीं है कि आप उसकी अरबी भी याद करें, आप उर्दू तर्जुमा याद कर लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुरान की किस सूरत में लिखी है, सूरत का नाम भी याद होना चाहिए। बाकी रही बात एस्से की, एस्से की मैंने आपको बता दिया था कि प्रैक्टिस, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, और उनको पढ़ने के साथ साथ अपना अखबार रोज पढ़ें। आपको कंटेंट का तो मसला ही नहीं होगा। और रोज लिखा करें कुछ ना कुछ, पूरा पूरा ऐसे कतम ना लिखें, 1 पेज 2 पेज जरूर लिखें, आपकी राइटिंग में फ्लो रहेगा। और दिसंबर ऑनवर्ड्स जाके, दिसंबर 2 महीने, 1 हफ्ते में 2-2 ऐसेज लिखें। अगर आप 1 हफ्ते में 2-2 ऐसे लिखते हैं तो 1 महीने में 8 ऐसेज और 2 महीने में 16 ऐसेज। 16 ऐसेज मोर देन इनफ है। एक दूसरे को चेक करवाएं। आपका दोस्त जितना अच्छा आपका ऐसे चेक करेगा, कोई बड़े से बड़ा टीचर अच्छा चेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त ने जो लिखा होगा वो आप चेक कर रहे होंगे, आपका वो चेक कर रहा होगा। तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, अच्छा मैंने ऐसे लिखा था, इसने ऐसे लिखा है, मैंने ये गलती की, इसने ये की है। वहां से आपको पता चलेगा कि असल में ऐसे में गलतियां होती कहां से हैं। आप उसको ग्रामर, आप उसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हर तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी भी लर्निंग हो रही होगी, आपके दोस्त का भी फायदा हुआ। कोई बड़े से बड़ा टीचर आपको चेक नहीं करेगा इससे इतनी ध्यान से जितना आप अपने दोस्त का चेक करेंगे और आपका दोस्त आपका चेक करेगा। किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो ऐसे के लिए, खुद पढ़ें, खुद सीखें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। इस टाइम पे तो आप, ये जो अब इस टाइम पीक टाइम चल रहा है, सारी एकेडमीज में ये चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाए। ऐसे के टीचर अपने छुरे तेज कर रहे हैं इस टाइम पे।
यदि आ जाए आ जाए, एक टीचर के पास 100 बच्चा सेम पढ़ रहा है, कैसे वो 100 बच्चे का एक एक लफ्ज पढ़ेगा, ऐसे चेक करेगा? नहीं करेगा। मैं आप ही के खुद एक दूसरे का चेक करें। ठीक है, दूसरी रही बात कि आपको एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर मैं आपको सही बात बताऊं, जितने आपके ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं, पर 100 मार्क्स आप एक हफ्ते में या 5 दिन में सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने क्रिमिनोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ रखा है, एक हफ्ते में होते हैं तैयार। जिन लोगों ने यूरोपियन हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री रखा है, एक हफ्ते की मार है सब्जेक्ट। इन्वायरमेंट साइंसेज, जेंडर स्टडीज 5 से 6 दिन में तैयार होता है। पंजाबी 5 से 6 दिन में तैयार होता है। पश्तो, लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एक एक हफ्ते में तैयार होते हैं। आईआर को थोड़ा टाइम लगता है, 20 दिन लगते हैं। पॉलिटिकल साइंस को 20-25 दिन लगते हैं। इस्लामियात 7 चैप्टर्स हैं, रोज का एक चैप्टर करें, 7 दिन में इस्लामियात तैयार होता है। करंट अफेयर्स रोज पढ़े, उसको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। पाक अफेयर्स 10 दिन में तैयार होता है, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। साइंस, क्योंकि साइंस एंड मैथमेटिक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, 10 दिन लगा लें। बड़ी अच्छी तैयारी होती है इस टाइम पीरियड में भी, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। और सवाल ये कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, ये मैं नहीं बता सकता, ये कोई भी नहीं बता सकता कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। जो लोग आकर बैठ जाते हैं ना, आखिरी 50 घंटे पढ़ना चाहिए, एक एक 2 दिन में, 3 दिन में। आप एक दिन में 24 घंटे हैं तो 22 घंटे पढ़ें, 2 घंटे सोएं, 18 घंटे पढ़ें। ये लोग मिस गाइड करते हैं, इन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा होता। कोई आपको गाइड नहीं कर सकता कि आपने कितने घंटे पढ़ना है। पता क्या है, आपका अपना मेंटल लेवल है। मुझे नहीं पता कि आप कितनी देर में एक चीज को पिक करते हैं, आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, मुझे तो नहीं पता, या किसी और को नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी रीडिंग स्पीड के साथ साथ आपकी पिकिंग पावर कितनी है। आप एक चीज को पढ़कर कितनी जल्दी आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं, ये आपको पता है। अगर मैं कहूं 18 घंटे पढ़ें और आप 18 घंटे का काम 9 घंटे में, 10 घंटे में कर लेते हैं, और 8 घंटे आप ऐसी किताब पकड़ के बैठे रहेंगे, सर ने कहा था 18 घंटे से कम नहीं पढ़ना। ये जितने यूट्यूब चैनल्स पे आके, ये जितने सीएसपी आके आपको बताने लगे थे 18 घंटे अब तो पढ़ते थे, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, मुझे उन सबका पता है कि कितना पढ़ते थे। अपने आप को खुद ट्यून करना है आपने, आपको पता है आपने कितने घंटे पढ़ना है। आपको आपकी कैपेबिलिटीज का, कैपेसिटी का पता है कि आप कितने घंटे में कौन सा टाइम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 18 घंटे पढ़ना है तो पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप अगर 10 घंटे में आपको काम कर सकते हैं, जो आपने एक टारगेट दिन का सेट किया, तो 10 घंटे में करें। क्यों 18 घंटे पढ़ना है? तो सीएसएस कोई मुश्किल चीज नहीं है। सीएसएस एक बहुत आसान एग्जाम है। ये बीए लेवल का इम्तिहान है। अगर आप सब लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, बीए तो एटलीस्ट सबने किया ना। अगर नहीं किया तो फिर आप ये क्लास क्यों ले रहे हैं? अगर बीए तो किया ना सबने। आप सब लोग यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, बैचलर्स, ऑनर्स किए हुए हैं, किए ना। अगर मैं आप सबको कहूं कि बीए का इम्तिहान देना तो कोई मुश्किल बात होगी आपके लिए? अगर आप में से किसी ने बीए भी किया है, मैं कहूं दोबारा बीए करें, मुश्किल होगी उसके लिए। बीए लेवल का इम्तिहान है। सिर्फ डेडिकेशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और राइट डायरेक्शन, दैट्स इट। और तीसरी चीज लक। मुझसे जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी सीएसएस के लिए क्या जरूरी, कैसे पास किया जाता है, वो कौन लोग जो सीएसएस करते हैं, मैं कहता हूं 3 चीजें होती हैं सीएसएस करने के लिए। नंबर 1, नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज नहीं है, मेहनत करें, नॉलेज आ जाएगा। दूसरी चीज है आपके दिमागी एनालिटिकल स्किल्स। आप चीजों को एनालिटिकली देखते कैसे हैं। अगर आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग नहीं है, आप चीज को समझने में मुश्किल होती है,
तो आप मेहनत करेंगे वो भी ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज है लक। अगर आपके नसीब में लिखा है तो वो मिलना ही मिलना है, नहीं लिखा तो नहीं मिलना, जितनी मर्जी मेहनत कर ले नहीं मिलना। तो आपका सिर्फ ध्यान पहले दो फैक्टर्स पे होना चाहिए, आपने मेहनत करनी है। तो फ्यूचर अल्लाह के हाथ में। और एक चीज बता दूं, बहुत से लोग, मैंने इतने स्टूडेंट्स मुझे आके देखते हैं, मुझे स्टूडेंट्स आके मिलते हैं और मैं जब उनकी हालत देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है। आकर मर गए, लुट गए सर, सीएसएस ही बचा है हमारी जिंदगी में, ना किया तो खुदकुशी कर लेंगे। लिटरली लिटरली ना हुआ तो सीएसएस सर उजड़ जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई नहीं हुआ तो ना हो। सीएसएस आपकी आने वाली जिंदगी में हजारों अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटी है, वो ना भी मिली तो क्या हुआ, उससे ऊपर बहुत सी चीजें हैं, उससे और बेहतर एवेन्यूज आपके लिए अल्लाह खोल दे। अल्लाह यकीन रखें, इतने बहुत से स्टूडेंट्स, मुझे रोज ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मेरा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रोज इंटरेक्शन होता है। आप कभी यहाँ पे वर्ल्ड टाइम्स आए तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा अदारा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके सीएसएस के 50-60% लोग यहाँ तैयारी करने अगर आते हैं। रोज हम ऐसे स्टूडेंट्स से मिलते हैं, आ जाते हैं सर, खवातीन और हजरात सारे आकर जी सर बर्बाद हो जाएंगे सीएसएस ना होगा। इसको इतना हवा ना बनाएं, इसको इतना सर पे सवार ना करें। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। अगर मेहनत करते हैं, आपकी किस्मत में है तो वो मिलना है, नहीं है तो नहीं मिलना। आपको उससे और बहुत से बड़े एवेन्यूज मिल जाएंगे। मैं आपका टाइम नहीं लूंगा अभी, इनके साथ क्लास है जी मेरे बाद इनकी। आपकी क्लास है कोई? नहीं है, मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा जी। उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करता हूं। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, शायद आप कुछ सीख सके मुझसे। मैं अमेरिका के अंदर जॉब कर रहा था, मैं वो जॉब छोड़ के आया पाकिस्तान। मुझे सबसे ज्यादा मेरा मोटिव था कि मैं सीएसएस करना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूं। मैं वापस आया और मैंने सीएसएस की तैयारी शुरू की। मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा तुम ना करो, ये बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा जब मैं बचपन में देखता था लोग सीएसएस करते थे, वो 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते थे, तुमसे नहीं होगा। तुम किधर आ गए हो? तुम अच्छी खासी जॉब कर रहे थे उधर, तुम्हारी डिग्री से रिलेटेड तुम्हें जॉब मिल गई थी, हर चीज, तुम अपना करियर बनाते पाकिस्तान में, तुम कहां आ गए वापस? मैंने उन्हें कहा जी मुझे एक कोशिश करने दें। पहले मैंने 2017 में अटेम्प्ट दी थी, वो एक बहुत इमैच्योर अटेम्प्ट थी, मुझे पता ही कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी जॉब हुई थी, मैं चला गया था, मैं फिर वापस आ गया। मैंने 1 साल मेहनत की, मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट दी और अटेम्प्ट के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं क्या करता। बाहर में जाना नहीं चाहता था, पाकिस्तान में काम करना चाहता था। पाकिस्तान में मेरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू मेरे पास कोई नहीं था। मुनासिब तो नहीं लगता बताते हुए, लेकिन फिर भी ये चीज मैं आपको बताता हूं ताकि आपको थोड़ा इंटेंसिटी का पता हो। मैं 6 लाख रुपया कमाता था, 23 साल मेरी उम्र थी जब मुझे जॉब हुई अमेजोन में। अमेजोन में काम करता था मैं, तो छोड़ के मैं वापस आया था। अब जब आप वापस आते हैं ना, आपके ऊपर सोसाइटल प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो मैंने जब सीएसएस का इम्तिहान दे दिया, 1 साल मैंने पढ़ा, हर कोई पूछता था बेटा क्या कर रहा है आपका, बेटा क्या कर रहा है, वालिदैन से बेटा, वो क्या बताएं बेटा क्या कर रहा है, बेटा तो कुछ नहीं कर रहा। बाहर आ गया। मैंने जब इम्तिहान दिया तो फिर मेरे पास चांस था कि मैं अमेरिका चले जाऊं। मुझे दोबारा ऑफर आई वहां से कि आप आ जाएं अगर आना चाहते हैं। मेरे फादर ने मुझे कहा कि इम्तिहान दे दिया तो चले जाओ। मैंने कहा जी मेरा दिल नहीं करता, मैं इधर ही रहूंगा और कुछ ना कुछ कर लूंगा। मैं दरअसल फैसलाबाद से हूँ। मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि ना मैं लाहौर जाके ना पढ़ाना शुरू कर देता हूँ अकेडमी में। मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार तुम पागल हो, मतलब अकेडमीज में कहाँ तुम पढ़ाओगे, तुम बाहर से पढ़े हो, तुम अच्छी एक नौकरी कर रहे थे, यहाँ पर आके अकेडमीज में तुम 5, 7, 10 हज़ार पे क्या पढ़ाओगे
अकेडमीज तो इतनी पैसे देती हैं। मैंने कहा मैं गुजार कर लूंगा और मैं ना इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कोई बर्डन वाली तो बात ही नहीं बेटा तुम, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप इतना पढ़कर आप किसी अकेडमी में जाकर पढ़ाओ। मैंने कहा जी आप मुझे मौका दे दें। उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते कर लो। मेरे पास ऑप्शन था, मैं जा सकता था, नहीं गया। 2019 की अटेम्प्ट दी मैंने। 2019 की अटेम्प्ट देने के बाद मैं लाहौर आया और मैंने एक छोटी सी अकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि जी मैं अब इंडिपेंडेंट हूं और मैं अब आपसे पैसे नहीं लूंगा। उन्होंने कभी भी ऐसे, ये नहीं था कि वो रेजिस्ट कर रहे थे, कभी भी रेजिस्ट नहीं किया था। मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, मुझे शर्म आती थी उनसे। जब मैं यहां पर आया और मैंने एक अकेडमी में पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले मैं डेमो लेक्चर दिया 2 अकेडमीज में आके कि जी मैं पढ़ाना चाहता हूं आपके पास। उन्होंने कहा जी आ जाए। मैंने कहा जी, मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई। मैंने कहा जी मैं दरअसल जो हूं ना, मैंने खुद यहाँ पे अपना सरवाइव करना है, अपना अर्न खुद करना है, तो मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं लेने। तो मुझे आप कम से कम इतना जरूर बताएं कि आप एक लेक्चर के मुझे कितने पैसे देंगे और कितने लेक्चर्स देंगे, ताकि मुझे पता हो कि क्या मैं सरवाइव कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने कहा जी हम बहुत लेक्चर देंगे। अच्छा, डेमो लेक्चर मैंने दिया तो उन्हें पसंद आ गया था क्लास को। क्लास कह रही थी कि जी हमने पढ़ना है टीचर से। उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र होकर अरसलान साहब शिफ्ट हो जाए लाहौर, हम आपको बहुत लेक्चर देंगे, आप टेंशन ना लें। मैं सीधा साधा सा बंदा था, मैं उनकी बातों में आके लाहौर शिफ्ट हो गया। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने फादर से 22,000 लिया, मैं लाहौर आया और लाहौर आके मैंने एक हॉस्टल छोटा सा लिया, उसमें मैं रहना शुरू हो गया। एक हफ्ता गुजर गया, मैंने उन्हें बता दिया अकेडमीज को कि जी मैं आ गया हूं, मुझे लेक्चर दे दीजिए। एक हफ्ते में मुझे कोई लेक्चर नहीं मिला। मैं बड़ा परेशान, रातों को मुझे नींद ना आनी कि मैंने अपने फादर को भी कहा है कि जी मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँगा। वो परेशान होंगे कि ये इधर भी कुछ नहीं कर रहा, ये बाहर भी नहीं जा सका। तो मेरे फादर ने मुझसे फोन करके पूछा कि बेटा पैसे हैं? मैंने कहा जी हैं, मेरे पास पैसे। मैं रोज सुबह उठता था, अकेडमीज को फोन करता था, उन 2 ही अकेडमीज को कि जी मुझे लेक्चर नहीं। वो कहते सना साहब कल रखेंगे, कल रखेंगे, आज नहीं अगले हफ्ते रखेंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने पहले महीने में सिर्फ 6,000 अर्न किया। मेरा हॉस्टल जिसमें मैं रहता था उसका रेंट सिर्फ 12,000। तो मैंने फिर अपने वालिद से बड़ी शर्मिंदगी से पैसे मांगे। मेहनत करता रहा, मैं मेहनत करता रहा। एक टाइम ये आया, विद इन 2 to 3 मंथ्स मैंने इतनी मेहनत की कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो दोनों अकेडमीज को मैंने चलाना शुरू कर दिया। आकर वो डिपेंडेंट हो गई मेरे ऊपर। स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी हमने इन्हीं से पढ़ना है। नाम नहीं मैं उनके अकेडमीज के लूंगा, आप जानते हैं उनको, आप सब जानते होंगे। अगर आपको अकेडमीज का पता ना, लाहौर अभी बड़ी प्रोमिनेंट अकेडमी है वो दोनों अकेडमीज मैंने चलाई हैं, खुद चलाई हैं मैंने। एक टाइम वो आया कि मैंने खुद अकेडमीज चलाई। मेरा ये ख्वाब था वर्ल्ड टाइम्स पढ़ाना। जब मैं पहली दफा आया, अदील साहब से मिला मैंने कहा जी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि तुम्हारी कंपिटेंस क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है आपके? मैंने कहा सर मैंने CSS दी है। इन्होंने कहा हम तो ऐसे लोगों को नहीं रखते। इसलिए कोई बात नहीं, चला गया मैं। फिर एक टाइम आया कि वर्ल्ड टाइम्स ने मुझे खुद फोन किया कि जी आप पढ़ाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड टाइम्स आ गया। वो दिन था और आज का दिन है। CSS तो मेरा नहीं हुआ। आज मैं उतने ही पैसे कमाता हूं जितने मैं अमेरिका में कमाता था। विद इन 1.5 ईयर्स मैंने इतना ग्रो किया। तो बताने का मकसद ये है कि CSS, कामयाबी का मेयार CSS पास होना नहीं है। मेरा CSS पास नहीं हुआ, पास हो गया, एलोकेशन नहीं हुई। लेकिन मेरे लिए अल्लाह ने कोई ऐसे एवेन्यूज खोल दिए, मुझे अल्लाह ने इज्जत भी दी, मुझे पैसे भी दिए। मैं उतने ही पैसे अर्न करता हूँ जितने मैं अमेरिका में करता। मेरी ख्वाहिश पाकिस्तान में रहना थी, पाकिस्तान के लिए काम करना। इसी तरह से जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को वो कर लेते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, सर पे CSS को सवार कर लेते हैं। मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि CSS जो है ये लक की गेम है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने 2 साल मेहनत की। 1 साल मैंने फुल फ्लेज पढ़ा, उसके बाद पेपर दिए, फिर 7 महीने इंतजार किया, रिटर्न का आया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर 6 महीने इंतजार किया। एट द एंड ऑफ द डे मैं कहीं भी नहीं खड़ा था।
2.5 साल के बाद मेरी एलोकेशन नहीं हुई, मैं कहीं पे भी नहीं खड़ा। तो सीएसएस एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है, अनसर्टन चीज है। आप ख्वाब जरूर रखें से पास होने का, लेकिन अगर वो ख्वाब टूट जाए तो डीमोटिवेट ना हो। जिस दिन मेरे सीएसएस का रिजल्ट आया था, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितने मुश्किल टाइम से गुजरा था। मेरे फादर को कोरोना वायरस, मेरे फादर एडमिट थे, और वो मेरे बारे में, मेरा जब से सीएसएस हुआ था, वो बहुत खुश थे। हम एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक रखते हैं, मैं, मेरे वालिद साहब। एक मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या होता है कि उसका बेटा सीएसएस कर ले। तो मैंने जिस दिन सीएसएस पास किया था तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। जिंदगी का, सब कहते हैं, उन्होंने खुद कहा कि जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है मेरा कि तुमने रिटर्न पास कर लिया। वो दिन था और आखिरी दिन था। रोज मुझे पूछते थे रिजल्ट आ रहा है, बस इंटरव्यू कैसा हुआ है, अच्छा हुआ था, एलोकेशन हो जाएगी, बहुत कंसर्न थे मेरे बारे में। 3 जून को मैं यहीं पे लेक्चर दे रहा था, मुझे घर से कॉल आई कि उनको कोरोना वायरस हो गया। मैंने लेक्चर छोड़ा पे घर चला गया। घर जब गया तो पता चला कि हालात बहुत खराब हैं पूरे पाकिस्तान में। कहीं पे भी कोरोना पेशेंट्स को नहीं ले रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। एक ही ऑप्शन था, वो था गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहां मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने एक दिन वेट किया, फादर की कंडीशन डिटेरियरेट होना शुरू हो गई, मुझे अल्टीमेटली मुझे लेके जाना पड़ा पब्लिक हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 18 तारीख को मेरा रिजल्ट आया था। 18 को सुबह में उनके पास था और उन्होंने मुझसे पूछा कि रिजल्ट कब आ रहा है। मैंने कहा जी आज आ रहा है। तो कहते हैं इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं सुबह उनको हॉस्पिटल छोड़ के घर, और घर अब रिजल्ट आना था, वो भी वेट कर रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, बड़ा कंसर्न थे। मेरा एक स्टूडेंट एफपीएससी सीक्रेसी ब्रांच में होता है, उसने मुझे 2 घंटे पहले रिजल्ट बता दिया कि सर आपकी एलोकेशन नहीं हुई। मुझे 1% भी दुख नहीं हुआ, 1% भी मुझे शॉक नहीं लगा कि मेरा नहीं हुआ। हालांकि मैं सोच रहा था मैं टॉप 10 या टॉप 15 में शायद हूं, मेरी एलोकेशन ही नहीं हुई। 1 सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा। मुझे उसने बताया कि सर आपकी एलोकेशन नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा। वो इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा परेशान था अपने फादर की तबीयत को लेकर, बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे फादर ने मुझे हॉस्पिटल से फोन किया, रिजल्ट आ गया। मैंने कहा नहीं आया। मैंने कहा रिजल्ट डिले हो गया 15 दिन। कहते अच्छा। हॉस्पिटल गया। अब मुझे सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं कैसे इनको बताऊं कि मेरी एलोकेशन नहीं है। उसकी तबीयत पहले ठीक नहीं थी, सांस नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल टाइम, इंसान बता नहीं सकता, इंसान एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कितना मुश्किल टाइम। 19 तारीख को मुझे कहते हैं कि फिर पूछते हैं रिजल्ट आया। मैंने कहा नहीं आया। कहते हैं कि इंटरव्यू अच्छा हुआ था। मैंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ था, आप परेशान हो, मेरी बहुत अच्छी एलोकेशन है। 19 तारीख से 20 तारीख हुई। 20 तारीख को रात को तबीयत उनकी खराब हो गई। मुझे रात 12 बजे मेरी मदर ने कहा कि अभी मैं गई था हॉस्पिटल से घर, मुझे 12 बजे कॉल आ गई फादर की तबीयत नहीं थी। मैं रात को उनके पास गया हूं, उनको सांस आना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल सांस उनका। ही वॉज क्वाइट यंग, ही वॉज जस्ट 51, कुछ भी नहीं था, उन्हें कोरोना हुआ। अब मैं उनकी ना थेरेपी कर रहा हूँ रात को, उनको उल्टा लिटा के ना उनको मैं थेरेपी कर रहा हूँ। उन्हें सांस नहीं आ रहा। आप जरा 1 सेकंड सांस बंद करके देखें, आपको तकलीफ जितनी होती है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्हें सांस नहीं आ रहा था, मैं उनको ना थेरेपी कर रहा हूँ और वो अल्लाह ताला से माफी मांग रहे थे कि मैंने बचना नहीं है। मैं उनको ये कह रहा था कि आप कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। एक शख्स जिसको सांस नहीं आ रहा, जो इतनी तकलीफ में है, मुझे तब भी पूछते हैं कि सीएसएस का रिजल्ट आया। मैंने कहा नहीं आया। तो कहते कब आएगा? तो मैंने कहा जी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, तो आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे। वो रात बहुत मुश्किल थी, मैं उनके साथ था और वो बस बहुत तकलीफ में थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछते रहे। ही वॉज वेरी मच कंसर्न। सुबह 11 बजे उनकी डेथ हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, मैं सो नहीं सकता रात को, मैं सो नहीं सकता। वो हर चीज, उनकी हर एक एक बात सोच के, उनकी हर चीज जो है ना वो
जो बात करते थे जिस तरह से, मैं सुन नहीं सकता। तो खैर बताने का मकसद है कि इसको जिंदगी मौत का हिस्सा ना बनाएं। तो जी बताने का मकसद, जिंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी ये है, नहीं भी मिली तो क्या है। इंसान को असल जिंदगी की रियलिटी का अंदाजा होता है जब आप बड़े करीब से अपने लोगों को लूज करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि जिंदगी असल में क्या है। तो मेहनत करें और अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़ दें।